नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बियन का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज शेयर बाजार की हलचल कैसी रही, दिन भर का क्या उथल पुथल रही, उसको आज विस्तार से समझेंगे। सरकार जो यूपीआई के ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस लगाने जा रही है, उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। क्या है मामला, जो है क्यों ऐसा लगाने जा रही है। कल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है, किन किन स्टॉकों को फ़ायदा होने वाला है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और बैंक निफ्टी क्या मजबूत है या कमज़ोर है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो आजकल अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के ऊपर टैरिफ और बढ़ाने की जो धमकी दी है, उसके ऊपर भी देखेंगे क्यों ऐसा कर दिया उनने। और फार्मास्यूटिकल के ऊपर टैरिफ और बढ़ाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके ऊपर भी विषय पे बात करेंगे कि ऐसा क्या हो गया है। दूसरा, जो हमारे पीयूष गोयल हैं इंडस्ट्री मिनिस्टर, वे एक्सपोर्टर के साथ जो मीटिंग कर रहे हैं, उस पर क्या निर्णय पहुंच रहा है, उस पर ऊपर बात करेंगे। बात आज कमोडिटी की भी बात करेंगे कि रुपया की क्या पोजीशन है। और जो बात करें एशिया में हमारा रुपया सबसे कमज़ोर क्यों बना हुआ है अभी। बाजार की शुरुआत करते हैं कि आज शेयर बाजार में क्या रहा। साथियों, एफआईआई जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, उन्होंने कल 1160 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। उसके अगेंस्ट में जो डीआईआई हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक, उन्होंने 2500 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। डाउ जोन में सुस्ती दिख रही है। यूरोप के, लंदन के, पेरिस के जो बाजार हैं, उनमें हरियाली है। आज अगर बात करें हमारे यहाँ की, कि हमारे यहाँ जो निफ्टी है 135 पॉइंट चढ़ गया, 24,705 पे बंद हुआ। बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स 406 पॉइंट चढ़ करके 409 पॉइंट चढ़ के 80,567 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 406 पॉइंट चढ़ा है, वो तुम्हारा 54,067 पे अभी कारोबार कर रहा है। गिरने वाले इंडेक्स में अगर बात करें तो निफ्टी आईटी में दबाव देखने के लिए मिला। निफ्टी आईटी काफ़ी लुढ़क गया, ऊपर से काफ़ी दबाव भरा रहा। कौन कौन से स्टॉक आज चले, उनमें तुम्हारा निफ्टी मेटल है। निफ्टी मेटल में काफ़ी हरियाली देखने के लिए मिली। और जो सीमेंट है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड स्टॉक हैं, जो कंजप्शन को रिलेटेड स्टॉक हैं, उन स्टॉकों के अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिला। बात कर लेते हैं सोने की, कि सोने का भाव क्या चल रहा है। तो सोना अभी लाइफ हाई पे पहुंच गया है, 1,06,375 रुपये में गोल्ड का भाव चल रहा है। बात करें चांदी की, तो चांदी की जो लोगों की चांदी होगी है, 1,22,900 रुपये पे चांदी कारोबार कर रही है। बात करें विस्क की, जो विक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स, उसमें 4% की गिरावट आई है, वो 10.91 पे बना हुआ है। मतलब ये पॉइंट में होता है। रुपया हमारा थोड़ा सा संभला है, 88.20 पे रुपया आ गया है। और बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का भाव 98.26 पे बना हुआ है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब एशिया में रुपया सबसे निचले स्तर पर है, जबकि डॉलर इंडेक्स काफ़ी मजबूत भी नहीं हुआ, 97-98 के बीच में ही डोल रहा है। कारण है एफआईआई की बिकवाली, उसको आगे चर्चा करेंगे। बिटकॉइन का क्या भाव है, उसको चर्चा कर लेते हैं। जो बिटकॉइन है वो 1,11,730 अमेरिका यूएस डॉलर का बिटकॉइन का भी भाव चल रहा है। बाजार के अंदर जो उथल पुथल है, बाजार ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। और ये जो जीएसटी के जो 2 स्लैब में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 18 से 28, आपको किन लोगों पे ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर जो स्टॉक 18 से 5 में आएंगे, उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, मतलब 13% का गैप मिलेगा। जो 28 से 18 में आएंगे, उन्हें 10% का गैप मिलेगा। तो वे स्टॉक जो कंजप्शन से रिलेटेड स्टॉक हैं, वे ज़्यादा भागे। ज़्यादातर इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनियां, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज जो बाजार की ऑल ओवर जो चाल रही, उस चाल में तुम्हारा मिला जुलाई कारोबार देखने के लिए मिला। आज बाजार में जो मूवमेंट है, थोड़ा सा हरियाली ज़रूर लौटी है, पर इसको आप मजबूती वाली हरियाली नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर कमज़ोर इंडेक्स में बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर बना हुआ है। क्योंकि इसके जो 2 अनमोल रतन है, कौन से हैं, एक एचडीएफसी, एक आईसीआईसीआई, वे इसके ऊपर नहीं बढ़ने दे रहे। जब भी ऊपर जाते हैं, कभी कोई सा लुढ़क जाता है, कभी कोई सा लुढ़क जाता है, उसके कारण ये नीचे बना हुआ है। अभी भी मजबूती है नहीं, बस केवल थोड़ा सा सेंटीमेंट का सुधार हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आगे चर्चा कर लेते हैं। चर्चा कर लेंगे आज बाज़ार क्यों नहीं भाग पा रहा, या जैसे बाज़ार अभी गया भी है, अब कल और परसों 2 दिन बाज़ार में रिकवरी रहेगी। क्योंकि कल जीएसटी का जो मीटिंग होगी, उसमें कौन कौन से 18 से 28 पे आ रहे हैं, उनको लेकर के फैसला आएगा। तो इसीलिए अभी तो 2 दिन ये मान कर चलो कि थोड़ी सी मूवमेंट रहेगी। पर अब जो एक्सपायरी थी, अब गुरुवार की एक्सपायरी थी, कल एक्सपायरी नहीं है, वो मंगलवार को हो गई है। तो एक्सपायरी की तो जो झंझट थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ार में ऐसा क्या माहौल बन रहा
रहा है कि जो बाज़ार को ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा। वो सबसे जो बड़ा, अगर जापान के बाज़ार की बात करें तो जो जापान है, हांगकांग का बाज़ार है, दोनों के दोनों रेड में है अभी। मतलब 400 पॉइंट जापान का बाज़ार टूट गया है, 405 पॉइंट। और जो हांगकांग का बाज़ार है, हांगकांग का बाज़ार भी 122 पॉइंट के आसपास घुट के बंद है। बात करें नेस्डैक और डाउजोन की, तो डाउजोन फ्यूचर भी अभी रेड में दिखा रहा है और नेस्डैक भी फ्यूचर रेड में दिखा रहा है। मतलब परिस्थिति वहाँ भी ठीक नज़र नहीं आ रही है। बाज़ार ऊपर टिकता क्यों नहीं है? बाज़ार ऊपर इसलिए नहीं टिकता है, उसके पीछे की दो वजह हैं। पहली तो क्या है कि देखो, जो रिटेलर हैं उनके पास में पैसा है लिमिटेड। एफआईआई लगातार कर रहे हैं बिकवाली, जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं। जैसी थोड़ी सी रिकवरी आती है तो हाल के हाल एफआईआई माल बेचने आ जाते हैं, माल बेच देते हैं। जो रिटेलर हैं, जो रिटेल निवेशक है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे कोई भी व्यक्ति, उसके पास में लिमिटेड है। उसका जो गिलास है ना, उसके गिलास में लिमिटेड पैसा है। अगर उसके गिलास से कुछ चीज़ खाली हो, जैसे उसके पोर्टफोलियो से कुछ हल्का करे, तो वो दूसरा ले। सीधी सिंपल सा फंडा है रिटेलर होगा तो। और वो मतलब अगर ऊपर कोई रिकवरी आती भी है ना, तो रिटेलर बेच के पहली फुर्सत में हल्का हो जाता है। हाँ, बड़ा हल्का हुआ भाई, क्योंकि जो फंसा हुआ था, रिटेलर फंसा हुआ मानता है, बोले यार मैं जो फंसा हुआ था वो निकल गया। बस अभी ना पूरा माइंडसेट प्ले हो रहा है और कुछ नहीं। अभी तक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन है ना, वो 8 दशमलव के नीचे बनी हुई है। बाजार इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ को लेकर के अभी कुछ भी माहौल कंप्लीट नहीं हो पाया कि हो क्या रहा है, आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि आप रूस से तेल क्यों ले रहे हो। अगर बात करें अमेरिका से हम तेल खरीद के जो उनका ट्रेड डेफिसिट है उसे कंट्रोल भी कर लें, तो भी उसके बाद में भी बात नहीं बन पाएगी। कारण ये है कि अगर हम जो गल्फ़ से तेल खरीद रहे हैं ना, उस गल्फ़ के तेल में और जो अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं उसके अंदर ही $4 से $5 का डिफरेंस है। और अगर बात करें अमेरिका से जो तेल खरीद रहे हैं और जो तेल रूस से खरीद रहे हैं, उसमें कितने का डिफरेंस है मालूम है? उसमें $10 प्रति बैरल का डिफरेंस। अब बताओ, हम $10 प्रति बैरल अमेरिका से खरीदें, नहीं खरीदें तो रूस से, तो हम क्यों, जहाँ से हम सस्ता लेगा वहाँ से लेंगे ना। ये भारत है। यहाँ पे आदमी अगर सब्जी खरीदने जाता है और वो तोरी दे रहा है 12 रुपये किलो, उनने दे दी 11। 1 रुपये के कारण तुम सब्जी वाला बदल देते हैं। आप बोल रहे हो कि तेल हम तुमसे 10-12 रुपये तेल महंगा खरीद लें, काहे के लिए कि प्रेशर टैक्टिस में ले लें, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि इतना बड़ा लोकतंत्र रखने वाला देश अमेरिका के आगे झुक गया। अमेरिका ने बोला कि नहीं, तुम्हें हमसे खरीदना तो खरीदना है। इसीलिए अभी ना बाज़ार के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अनसर्टेनिटी किस लिए बनी हुई है कि जो सही निवेशक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि यार करना क्या है। बट अभी कल माहौल ठीक हुआ था, रात को ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया हमारे हार्ले जो वेलोसर जो हमारी बाइक है वो उसका व्यापार ठीक नहीं होता, भारत हमारा नुकसान करना चाहता है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर 100% का टैरिफ लगा रखा है। भाई अब तो जब आप खुद ही बोल रहे हो अपने मुंह से कि भारत ने 0% की आपको पेशकश की थी, तो लगा दो ना 0%, कर लो ट्रेड, लगा बेचो अपनी जितनी बाइकें बेच सकते हो। पर बात ईगो की है, बात टैरिफ की नहीं है। टैरिफ तो डोनाल्ड ट्रंप हटा दे, पर ईगो कैसे करेंगे? ये जो इस तरफ से इस तरफ जाने वाली है ना, जो पार्टी बदली है मोदी जी ने, वो तो बात इसकी है और थोड़ी है। दुख किस बात का? दुख इस बात का है, और यही उसे जलन होती है और क्या है। सरकार लगाने जा रही है यूपीआई पर ट्रांजैक्शन पर चार्जेस, मतलब एमडीआर मतलब जैसा कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है। आप हम क्रेडिट कार्ड से एक दूसरे कहीं भी खरीदी करते हैं, उसके ऊपर सरकार लगाने जा रही है ट्रांजैक्शन फीस है। हाँ, आरबीआई और बैंकों के बीच में जद्दोजहद चल रही है, दोनों की बहुत ऊंचे लेवल की, और ऊंचे लेवल की चल रही है। बैंक का कहना ये है कि पर डे 65 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, और 65 करोड़ ट्रांजैक्शन के लिए मैन पावर हम सप्लाई करते हैं, मतलब मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक देता है। उसके बाद में भी बैंक को इसमें मिलता कुछ नहीं है। अल्टीमेटली बैंक चाहता क्या है? बैंक चाहता है भाई पैसा। अल्टीमेटली बाबू भैया खेला है पैसे का। क्यों भैया? आरबीआई कहना ये है कि ऐसा हमने भी मंशा नहीं की थी। जब ये यूपीआई सिस्टम लाया गया था, तो ये लाया किस लिए गया था? देश की ग्रोथ के लिए। अब चाहे कोई फुल्की बेच रहा है, चाहे कोई सब्जी बेच रहा है, प्रति व्यक्ति के पास में यूपीआई का सब कुछ है।
पहले सरकार ने बढ़ा चढ़ा के लोगों के पास यूपीआई बांट दिए। अब बैंक अड़े हैं आरबीआई से कि इसके ऊपर जो एमडीआर है ना वो हमें मिलना चाहिए। उनका जो तर्क है ना वो ये है कि जब लोग बाग यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन पर बैंक को कुछ नहीं मिलता। जब भी वही ट्रांजेक्शन अगर जो लोग बाग है, जो जनता है, अगर क्रेडिट कार्ड से करेगी तो 1 से 3% जो है ना जो फीस है वो बैंकों को मिलती है। तो यूपीआई से जो 65 करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं जिसकी अगर वैल्यू निकाली जाए तो लगभग 20,000 मतलब 2,000 करोड़ रुपये हो रही है। तो उसका कहना ये है कि अगर 2,000 करोड़ का हमें 1% भी मिल जाए तो अब अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर से इकोनॉमी कैश में आ जाएगी। भाई आज यूपीआई आदमी क्यों रखता है? आज मतलब चोरी होने की चिंता नहीं है, पैसा छीनने की चिंता नहीं है, मोबाइल में यूपीआई रखता है। फुल्की खाई फ़ोन पे कर दिया, सब्जी खरीदी फ़ोन पे कर दिया, फल खरीदे फ़ोन पे कर दिया, डायरेक्ट उसके अकाउंट से। तो बैंकों का ऐसा तर्क है कि इसमें जो मैन पावर है वो बैंक दे रहा है, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैंक दे रहा है, लेकिन इसके बदले बैंकों को मिल कुछ नहीं रहा। इसमें अगर ऐसा सरकार लाती है, आरबीआई ने खुद कहा है कि इसकी हमें खुद को मंशा नहीं थी कि इतने बड़े लेवल पर यूपीआई हो जाएगा। यूपीआई लाई थी केवल पायलट प्रोजेक्ट के लिए कि यार चलो ठीक है जो देश की ग्रोथ में काम आएगा, लेकिन इतने बड़े लेवल पे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे सरकार को भी पता नहीं था, ना आरबीआई को पता था। अब आरबीआई का कहना ऐसा है बैंकों को कि इसको आप अपने ऊपर बोझ के जैसे ना लें। हम कुछ करते हैं, हम कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में कि जो बड़े ट्रांजेक्शन हैं 1 लाख के ऊपर के, या जो कोई मर्चेंट ट्रांजेक्शन वैसा होता है जिसको अपन कॉमर्शियली बोलते हैं, उस पर कुछ करें, लेकिन जो छोटे ट्रांजेक्शन है उस पर तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर करने की कोशिश करी तो लोग बाग फिर से कैश इकोनॉमी की ओर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। बैंकों को भारी चिंता है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, 65 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहे, 2,000 करोड़ इधर से इधर हो जा रहे, हमें 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। 2,000 करोड़ अगर एक क्रेडिट कार्ड से होंगे तो हमें 20 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। काफ़ी लफड़ा चल रहा है। आरबीआई मान लेगा, कुछ ना कुछ निर्णय निकाल लेगा बीच का। चाहे तो बैंकों को जो बड़े ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर एमडीआर दे देगा, चाहे तो जो 1 लाख से ऊपर के या जो कॉमर्शियली ट्रांजेक्शन है, जो कि कोई मोबाइल खरीद रहा, मतलब कोई बड़े 1 लाख से ऊपर ट्रैक्टर का पेमेंट कर रहा है, बाइक कार परचेस जो वगैरह कर रहा है, उस पर कुछ हो सकता है 1-2% का ट्रांजेक्शन फीस लगा दें, जो कि डायरेक्ट बैंकों की कमाई है। बैंकों को सरकार मनाएगी तो इधर आम जनता नाराज़ हो जाएगी। हालांकि हर साल सरकार जो है सब्सिडी देती है यूपीआई को, बहुत ज़्यादा दिन तक जो ना वैसा रखना सेफ़ नहीं है, मतलब वैसा रखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि भाई इसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, जो मैन पावर लग रही है, आए दिन पेटीएम वाले भी बोलते रहते हैं, आए दिन जो मतलब जो एनबीएफसी कंपनियां हैं जो इसको पब्लिक प्रोवाइड करती हैं ना, वो भी बोलती रहती है कि भाई कुछ ना कुछ करो इसके बारे में, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा पैसा। देखेंगे जैसे भी होगा। कल जीएसटी काउंसिल की होने वाली है बैठक। कल जीएसटी काउंसिल की जो है बैठक है उस पर निर्णय आ जाएगा। निर्णय क्या आ जाएगा कि कौन कौन से जो किस किस के ऊपर 28% से 18% हो जाएगा और किसका 18% से 5% रह जाएगा। क्योंकि सरकार ऐसी मंशा रखती है कि भाई जो 2 स्लैब में कर दिया जाए। पहले क्या था कि एक 28% का स्लैब था, एक 18% का स्लैब था, एक 12% का स्लैब था और एक जो है 5% का स्लैब था। अब सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से ये टैरिफ वाली पिक्चर हो रही है, तो देश में पहले से ही जो कंपनियां हैं, जो लेबर से जुड़ी हुई कंपनियां, उन्हें पहले ही नुकसान हो रहा है। तो देश की जो कंजप्शन है उसको बढ़ावा करा जाए। देश का कंजप्शन कैसे बढ़ाएगा? देखो, आए दिन आप भी समझते हो कि भाई अभी धनतेरस आ रही है और दिवाली आ रही है, जो कि हिंदुओं का त्यौहार है, और काफ़ी लोग जो है उस पर परचेसिंग करते हैं, मतलब ख़रीदारी करते हैं। सबके अपने अपने बजट होते हैं, कोई अपना कार खरीदता है तो कोई बाइक खरीदता है, कोई मतलब घर का कोई गिलास खरीद लेता है, किसका कोई ज़्यादा बजट नहीं है तो झाड़ू खरीदता है। तो उससे मार्केट में डिमांड बनती है। फिर शादियों का सीज़न चालू होने जा रहा है। तो अभी हो क्या रहा था कि 28 पर जो हम मान लो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के ऊपर 18% जीएसटी रख रखी थी सरकार ने। अगर मेरा एक सपोज करो इंडिविजुअल व्यक्ति हूँ, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा, 20,000 का मेरा इंश्योरेंस बन रहा है, तो 18 दूनी 3600 रुपये तो सरकार के ही बन गए उसमें, मतलब जीएसटी के। जबकि मैं अपना इंश्योरेंस ले रखा हूँ ताकि मैं मरूँ तो मेरे बच्चों को कुछ पैसा मिल जाए। तो 18% का जीएसटी शायद वो 0 कर दिया जाए इंडिविजुअल के लिए। तो कौन सी कंपनियां हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए? जो 18 से देखो, जो 28 से 18 में आएंगी उन्हें तो मात्र 10% का छूट मिल रही है, लेकिन जो 18 से डायरेक्ट 5 में आ रही हैं उन पर ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात है।
18 से 5 में कौन कौन सी आ सकती हैं? इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनियाँ, दूध से रिलेटेड कंपनियाँ भी आ जाएंगी, या तो क्योंकि 18 से डायरेक्ट 5 पे आएंगी तो उन पर फोकस रखना चाहिए। आज जैसे कि बाजार में आपने को देखने के लिए मिला, भाई सीमेंट से रिलेटेड स्टॉक चले, कंजप्शन से रिलेटेड स्टॉक चले, एफएमसीजी से रिलेटेड स्टॉक भी चले, फर्टिलाइजर से रिलेटेड स्टॉक है, जिनका डायरेक्ट कंजप्शन का रोल है। वोल्टास जैसी कंपनियां, मैं किसी कंपनी को बेचने या खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट बता रहा हूँ कि किस तरफ आप आदमी को मूड माहौल रखना चाहिए, जहाँ ज़्यादा मूवमेंट दिख सकता है। जो इफेक्ट पड़ेगा वो उस पर पड़ेगा, जो 18 से डायरेक्ट 5 पे आ रहा है वे कंपनी आपको रॉकेट मिलेगी। कल इस बात की क्लियर वो हो जाएगी। अगर कल कोई निर्णय नहीं निकल के आता है तो हो सकता है 1-2 मीटिंग और हो जाए, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तो मीटिंग हो चुकी है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अब सितंबर में 21 सितंबर को होगी, तो अगर आज कोई निर्णय नहीं निकलता है तो फिर हो सकता है एक मीटिंग के लिए और टरका दिया जाए। लेकिन ज़्यादातर जो स्टॉक भागेंगे वो भागेंगे कंजप्शन से रिलेटेड। कंजप्शन से रिलेटेड मतलब जैसा तुमने देख लिया वोल्टास है, एलईडी बनाने वाली कोई कंपनियां हैं, या हीरो होंडा है, या सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, क्योंकि कंजप्शन को डायरेक्ट सपोर्ट करता है। तो जितनी भी कंजप्शन से रिलेटेड स्टॉक है उनके अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं है। अब टेक्सटाइल का क्या होगा? टेक्सटाइल एक्सपोर्टरों का क्या होगा? एक्सपोर्टरों से बात कर रही है सरकार, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं तुम्हारे पीयूष गोयल जी, वो बात कर रहे हैं, और लगभग 24,000 करोड़ रुपए का सरकार इसमें अलग से बजट ला सकती है। अलग से संकट मोचन बन के वो तुम्हारे सामने आ सकता है, क्योंकि ये जो ना जितने भी सेक्टर है ना, टेक्सटाइल जैसे हैं या लेदर से रिलेटेड सेक्टर हैं, ये लेबर इंसेंटिव सेक्टर है। मतलब इन पर ज़्यादातर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं ना, वो लेबर है, मतलब छोटे मध्यम वर्ग के से आते हैं। मध्यम वर्ग से आते हैं तो उससे मतलब क्या है? मतलब ये कि इन लोगों की अगर नौकरियां गई ना, तो इन लोगों के पास में प्लान बी नहीं है जो ये अब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहती है। जैसे कि आप अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप 6-7 महीने का कुछ जोड़ कर रखते हो कि इन केस अगर नौकरी चली गई, इन केस कोई ऐसी परिवार में स्थिति आ गई तो मैं 6-7 महीने के लिए मेरा जुड़ा हो सकता है। लेकिन जो लेबर वाले सेक्टर होते हैं वो तो उतना ही कमाना उतना ही खाना वाला काम रखते हैं, और उनमें अगर इनकी नौकरियां गई तो सरकार को गर्रे आएंगे, सरकार के यहाँ धरने प्रदर्शन करेंगे। तो सरकार चाह रही है कि पहले से ही इनके लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए के जैसी जो अलग से बजट एलोकेशन करा जाए, कि भाई जिससे जो एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर से इंडस्ट्री मिनिस्टर बात भी कर रहे हैं कि भाई तुम्हें हम सरकार से क्या मदद कर सकती है। इंडस्ट्री मिनिस्टर जो पीयूष गोयल है, उनका कहना ये है कि आपको हमसे जो मदद चाहिए हम देंगे, बस शर्त एक ही है कि आपके यहाँ जो कर्मचारी है उन्हें आप नौकरी से नहीं निकालोगे। उन्हें नौकरी से क्यों नहीं निकालोगे? क्योंकि उन्हें आपने नौकरी से निकाला, हमारे यहाँ दिक्कत बन जाएगी। उन्हें आप कंटिन्यू चलने दो, हम आपको 25,000 करोड़ रुपए के जैसे अलग से कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर बात भी कर रहे हैं। तो ये मतलब ये खबर ना अभी की है, थोड़ी देर पहले की, हो सकता है इसके ऊपर भी बात चल जाए। तो जिस तरह से खबर सेंटीमेंट सुधारते जा रहे हैं, वो सेंटीमेंट पूरे मूड माहौल को सुधार रहे हैं। जो आज आपको बाजार में रिकवरी दिख रही है, बाजार की रिकवरी का कारण ये है कि जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, जो हमारा वाणिज्य मंत्री बोलते हैं आप उनको, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो मिल रहे हैं किससे? एक्सपोर्टर से। एक्सपोर्टर मतलब जो दूसरे देशों को सब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उन्हें नुकसान होगा, या बेचते हैं, जो बेचते हैं, जो खरीदते हैं वो तो इंपोर्टर होते हैं। एक्सपोर्टर से मिल रहे हैं कि भाई आपसे क्या किया जा सकता है। जैसे सरकार FTA कर रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है दूसरे देशों के साथ में, कि यार कुछ हिस्सा रियायत मिले, कुछ GST में कटौती कर रही है, जिससे जो घरेलू मांग है वो बढ़े। घरेलू मांग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों पर फिर से ऑर्डर आएंगे, डिमांड आएगी, और डिमांड आएगी तो जो उनको नुकसान हो रहा है, और जो सरकार इनके ऊपर जो कॉटन के ऊपर रॉ मटेरियल लगा रखा था, रॉ मटेरियल के ऊपर जो टैक्स लगा रखे थे उस पर छूट दे दी कि यार छोड़ो, वो नहीं लेंगे हम तुमसे। और कुछ दिन के लिए जो PLI है, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, उसके ऊपर छूट दे दी कि आप 30 तारीख तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। वो क्या, जितने ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उसके ऊपर इतना ही इंसेंटिव मिलेगा। जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है वो ऐसे काम करती है। सरकार काफ़ी हद तक प्रयास कर रही है कि भाई काफ़ी हद तक बचाया जा सके जो नुकसान हो रहा उससे आम जनता। डोनाल्ड ट्रंप फिर से बौखला गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तो फिर से भारत के ऊपर और टैरिफ बढ़ा दूंगा, और हो सकता है फार्मास्यूटिकल के ऊपर वो 200 से ज़्यादा % का टैरिफ लगा दें। डर है, डर तो पुतिन को भी है। पुतिन को डर किस बात का है? पुतिन को डर इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो मिले ना मिले शांति का पुरस्कार, लेकिन मोदी जी ना ले लें, क्योंकि मोदी जी ने उधर बात कर ली है जेलेंस्की से, बोले मैं कुछ कहूँगा। इधर पुतिन जी को 2 घंटे गाड़ी में समझा दिया है,
बोले यार देख लो डोनाल्ड ट्रंप का कहना क्या है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा चाह रहे हैं कि भाई जो आपकी जो कंपनियां हैं जो भारत से हमें सामान बना के बेचती हैं, वो भारत से ना बना के अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना उसे अमेरिका में सेटअप कर लो और अमेरिका में ही बनाओ। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की वो बात करते हैं। भाई आप बताओ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की अगर बात करते हैं तो वे वहाँ जो लोग होगी, जिन लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, अमेरिकी लोग होंगे ना, वे तो भारत के थोड़ी लेंगे। आज अगर जो कंपनियां भारत में पहले से लगा के बैठी हैं, भाई अगर टॉप लेवल छोड़ दो तो कुछ लोगों को तो नौकरियां दे ही रही हैं ना। आज नरेंद्र मोदी क्यों बोलते हैं कि भाई मेक इन इंडिया पे फोकस करो, मेक इन इंडिया पे फोकस करो। जब से पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया पे फोकस करना चालू किया तब से ही हमारी जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वो कहाँ 1000 मतलब 10 विमान बना रही थी, अब 20 विमान बना रही है। 10 अपने लिए रख रही है, 10 दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रही है। तो है तो पब्लिक सेक्टर यूनिट ही ना, PSU कंपनी है, दूसरे देशों को बेच रही है माल। हाँ भाई सीधी सी बात है, जब हम अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाने से होगा क्या, जो हमारे पास सरप्लस बचा हुआ वो हम किसी दूसरे देश को बेच पाएंगे, और जब हम किसी देश को बेचेंगे तो उससे हमें डॉलर मिलेंगे, और डॉलर हमारे ट्रेड डेफिसिट में जो होने वाला नुकसान है, हमें IMF नहीं जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नहीं तो अगर सपोज करो हमें $1000 का काम है और हमारे पास में जो बाहर से आए हैं वो आए $400, तो हमें $600 तो खरीदने पड़ेंगे। अगर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम IMF से लेना पड़ेगा कि हम अगले बार क्वार्टर में बचेंगे तो वापस कर देंगे। भाई IMF का क्या काम है, जो तुम्हारा IMF है शॉर्ट टाइम बोरोइंग तो करता है कि आपको ट्रेड डेफिसिट हो गया तो पैसा ले लो। और तो और उसने चाइना को भी लपेट दिया है, चाइना के ऊपर 245% टैरिफ लगाने के लिए बोल रहा है। API आती है चाइना से, उसको बोल रहा है कि 200% टैरिफ लगा दूंगा। भारत की जो जेनेरिक दवाइयाँ उन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा। मतलब, और उनने एक बात और कह दी कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने बस हुड़की दे दी है, मैं देख लूँगा, फिर बोल दिया अभी मैं देखता हूँ, लगाऊंगा, बाकी मैं अभी देखता हूँ। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद बोल के भूल जाते हैं, लेकिन इस बात को भूलेंगे नहीं, क्योंकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है SCO की मीटिंग में। SCO मीटिंग में झटका क्यों लगा है, क्योंकि पुतिन जी ने 20 मिनट वेट कर लिया मोदी जी का, और एक ही गाड़ी में बैठ के गए हैं, 2 घंटे लोग बाग बोल रहे ऐसी वार्ता हुई है। बहुत भारी चिंता में है। वीडियो का कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। चिंता नहीं करें, आज जैसा भी माहौल है, अभी सेंटीमेंट थोड़े सुधरे हैं, बाज़ार काफ़ी ओवरसोल्ड है। अभी जो FII है वो थोड़ी सी बिकवाली रोक दें तो थोड़ा बहुत सेंटीमेंट सुधर हो सकता है। कमज़ोर इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। बैंक निफ्टी में तुम्हारा अगर बात करें ऑल ओवर में, तो ये कैनरा बैंक जैसे बैंक जो है थोड़ा मजबूत है, PSU बैंक थोड़े से मजबूत हैं, लेकिन उन बैंकों को सहारा क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये इनके जो 2 अनमोल रतन हैं उनसे HDFC और ICICI ये गिर जा रहे हैं। कभी कोई सा माहौल ख़राब कर देता, कभी कोई सा माहौल ख़राब देता। जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का अभी भी माहौल सही नहीं है। बैंक निफ्टी ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अगर इंडेक्स वाइज देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप कंपेयर करोगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है। क्यों है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बास्केट ऑफ निफ्टी की अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो उसमें ज़्यादा वेटेज है तुम्हारा 3-4 बैंकों का, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और तुम्हारा कोटक बैंक और 1-2 बैंक और, तो ऐसा करके ज़्यादा वेटेज इनका है। और इनका मूड अभी ख़राब है, तो बाकी अच्छे भी हैं तो भी मूड ख़राब हो रहा है। मतलब नहीं समझे, ऐसे समझो हम 10 आदमी हैं और 10 आदमी हम कहीं गए, मतलब कहीं टूर पे गए घूमने, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, टूर पे चले गए, हमारे में से 7 आदमियों ने बोल दिया अरे यार आज तो पराठे खाएंगे, तो भाई सब पराठे ही खाएंगे। तुम बाकी जो 3 हो ना, तुम्हें खाने तो पराठे खा लो, और नहीं खाने तो फिर भूखे रहो, शाम को देखा जाएगा। तो अभी सिचुएशन बैंक निफ्टी की ऐसी चल रही है। बैंक निफ्टी वाकई कमज़ोर है, अभी दिख जरूर रहा है, थोड़ी बहुत मूवमेंट है, लेकिन जो मेन सपोर्ट है ना, अपनी मेन सपोर्ट पर लगे हुए हैं भाई। अप टू 100, जैसे किसी एक बैंक की बात करें, कैनरा बैंक की 200 मूविंग एवरेज इसका 105 रुपये पे है, 105 पे ही बना हुआ है। फिर 105 से 108 आया, फिर पता चला कोई नेगेटिव खबर आ गई, फिर बेचारा 102 पे आ गया। कारण है बैंक निफ्टी का पूरा जो बास्केट ऑफ निफ्टी है वो दिक्कत में है, और कोई दिक्कत थोड़ी ही है, और तो सब बढ़िया है। दिक्कत केवल बैंक निफ्टी कर रहा है इंडेक्स, और इंडेक्स में इसके जो 2 अनमोल रतन है वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप लंबे समय के लिए बने, घबराएं नहीं, पैनिक नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो अपने बिना वित्तीय सलाहकार से पूछे कुछ ना करें। स्टॉक मार्केट दोधारी तलवार है, ये आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। स्टॉक मार्केट में लंबे समय में
99.9% लोगों को फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर पैनिक में आके, घबराहट में आके माल बेच दोगे, शॉर्ट कर दोगे, ये क्योंकि भारत कंजप्शन का बाज़ार है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला देश है। तेल साबुन मंजन बिकेगा, हॉस्पिटल में लोग भर्ती होंगे, दवाई गोली सब खाएंगे, चलता रहेगा। घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें, ऐसा नहीं सोचें कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। बस करें, जो भी कोई डिसीजन लें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लें, क्योंकि बड़ी माहौल अनसर्टेनिटी वाला है। अभी रिटेल निवेशक भी घबरा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं देख रहा था 70% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बटन दबाना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।